नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पुयोल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं दलित नेता नेत्रपाल जी से। कहा जाता है भारत की राजनीति में दलितों का बहुत बड़ा योगदान है। जनसंख्या भी दलितों की ज़्यादा है और निर्णायक भूमिका निभाते हैं दलित। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में दलित का क्या रुझान है और क्या निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं, तो जानते हैं नेत्रपाल जी से। नमस्कार नेत्रपाल जी। नमस्कार। नेत्रपाल जी, दलित कहने को तो दलित है, पर जनसंख्या में बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है हिंदुस्तान की राजनीति में दलितों का बहुत अहम रोल होता है। तो लोकसभा के चुनाव पास में ही है और ख़ासतौर से हरिद्वार लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो दलितों का क्या रुझान है इस बार? संदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दलितों की राय मेरे से पूछी है। आपने कहा है कि कहने को तो दलित है। दलित समाज भारत में कहने को ही दलित नहीं है, वो वास्तव में दलित ही है। दलित का मतलब है जिसको दबाया जाता है, जिसको तोड़ा जाता है, जिसके अधिकार लूटे जाते हैं, वो सारे लोग उनको दलित कहते हैं। आज भी हमारे लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है। पानी पीने पर मार दिया जाता है, मूछ रखने पर हत्या की जाती है। घोड़ी पर बैठकर जब बारात निकलती है तो उसको बारात निकालने नहीं दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। और फिर उसके बाद जो होता है, उनकी थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। बेल्डा का प्रकरण आप नेत्रपाल जी, ये तो आप 16वीं सदी की बात कर रहे हैं। अब तो सदी जो है 20वीं सदी चल रही है, यानी कि 2024 है। आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे तो छुआछूत बहुत ज़्यादा दूर हुआ है। आप बोल रहे हैं कि दबा दिया जाता था और घोड़ी पे चलते थे तो घोड़ी पे नहीं चलने दिया जाता था। आज के टाइम पे कहाँ है ये? आज भी आप इन बातों को कह रहे हैं? लगातार घटनाएं घट रही हो रही हैं। आप पिछले महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, एक साल का डाटा उठा के देख लीजिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, तब से दलितों के ऊपर अत्याचार की सीमाएं लांघ चुके हैं। अत्याचार की सीमाएं को ये लोग, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पुराने ज़माने में होता था। अभी एक साल का डाटा उठाइए, आप देखिए। जो वो मेघवाल की जो हत्या हुई थी, वो उसको एक साल हुआ है। अभी 2 महीने पहले अभी घटना है। एक मेरठ के पास में एक घटना घटित हुई है। दलित समाज के व्यक्ति को घोड़ी पे चढ़ के बारात निकाला था, उसको घोड़ी पे बारात नहीं निकालने दी गई। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ लोग अपने हर्षोल्लास के साथ अपने त्यौहार मनाते हैं। तो ये कौन सा भारत बना रहे हैं? ये दलितों की वास्तविकता है। इस देश में आज भी दलित बहुत दयनीय स्थिति में है। लेकिन भाजपा तो बोलती है सबका साथ और सबका विकास। सबके विकास को लेकर भाजपा जो है चल रही है और इसी वजह से शायद उत्तराखंड में, पहला राज्य है उत्तराखंड, कि यूजीसी कानून लागू हुआ है कि वहाँ पे सब एक समान ही हो गए। सिर्फ 4 जाति रखी है उन्होंने, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग। उसके अलावा तो और कोई जाति भेदभाव नहीं है। तो ये भी तो कुछ सोच के ही भाजपा ने यूजीसी कानून बनाया है। देखिए, भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क है। चुनाव अभी चरम पर है, अभी नए नए वादे करेंगे। पिछली बार सत्ता में आने से पहले इन्होंने तमाम वादे किए थे। उनकी कथनी करनी में इतना फ़र्क है कि पिछली बार लोगों को कहा कि 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, क्या उन्होंने दिए? पिछली बार कहा कि महंगाई कम करेंगे, क्या महंगाई कम हुई? तमाम जितने वादे किए थे इन्होंने, कहा था पेट्रोल 35 रुपये लीटर देंगे, कौन सा 35 रुपये लीटर दिया इन्होंने पेट्रोल? तो तमाम जितने वादे, भाजपा की कथनी और करनी में फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं। आज देश में जो एकमात्र जो संविधान, जिसकी देश और विदेशों में प्रशंसा होती है, भारत के संविधान की, इतना बड़ा लोकतंत्र हमारा है, जिसकी वजह से दलित समाज के लोगों को तमाम अधिकार मिले। ये वोट का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, जितने तमाम अधिकार मिले, उसी संविधान को टारगेट किया जा रहा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री अगर बना तो भारतीय संविधान की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, और वहीं दूसरी तरफ उनके नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि हमें संविधान को बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। आप लल्लू सिंह का बयान देख लीजिए, कल का ही बयान है, परसों का ही पेपर में खबर छप रही है। आर भारत के टीवी जो है उसने उसको दिखाया है, उनके बयान को दिखाया है। तमाम उनके नेता जो है भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है। जब नरेंद्र मोदी गारंटी दे रहे हैं कि कोई संविधान नहीं बदला जाएगा और मैं खुद संविधान के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री बनाऊं, तो फिर आपको काहे का डर? बोल रहे हैं तो बोलने दो नेता को। अरे तो प्रधानमंत्री जी नहीं तो कहा था हम 15 लाख देंगे खाते में, ये किसी और ने थोड़ा ही कहा था। काला धन वापस लाएंगे, ये भी तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी थी। अब उनकी गारंटी पर भरोसा कैसे करेगा समाज?
उनकी गारंटी पे भरोसा तभी किया जा सकता था अगर वो पिछली जो गारंटी उन्होंने दी थी अगर उनको पूरा करते वो। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। क्यों, गारंटी तो हुई है, लखपति दीदी जैसी गारंटी है, महिलाओं को प्रोत्साहन दिया गया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, और जो समूह के द्वारा स्वयं रोजगार के उपकरण उन्होंने आगे बढ़ाए हैं। बहुत सारी गारंटी तो पूरी हुई है ना मोदी सरकार में। रोड की गारंटी है, वो रोड पूरे हुए हैं। आपने महिलाओं की बात की, महिलाओं को तो आपने देखा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। मोदी जी का एक शब्द नहीं आता है, एक बयान तक नहीं आ रहा है मोदी जी का। कितनी शर्मनाक बयान है, बात है कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ इतनी अत्याचार की घटनाएं घटित हो रही है। मोदी जी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति जो कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तमाम उनके पार्टी में जितने नेता हैं वो बलात्कारी हैं जो महिलाओं का हर समय अपमान करते रहते हैं। और महिला पहलवानों की बात देख लीजिए आप, वो किसके पार्टी के नेता थे, उन्होंने के उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है क्या? वो भी तो महिलाओं का शोषण था। देश की बेटी जो पहलवान थी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला है, तो कौन से महिला सम्मान की बात करेंगे? तो कोई महिला सम्मान नहीं है, कहते कुछ है और कुछ करते कुछ हैं। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये आज तरह तरह के लुभावने वादे करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि अभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो दिया हुआ हथियार है उसको लोग कहीं विपरीत दिशा में ना चला दें, तो इसलिए वो लुभावने वादे कर रहे हैं लोगों से। बोलेंगे कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम ये गारंटी ले रहे हैं, हम वो गारंटी ले रहे हैं, करना कुछ है नहीं है। करना तो है बहुत कुछ। आज हमारा जो भारत है विश्व गुरु बन गया है, विदेशों में डंका बज रहा है, और आप देख भी रहे होंगे कि आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत हुई है, और तकनीकी क्षेत्र में जो है भारत आगे बढ़ रहा है। और आप कह रहे हैं कि कथनी और करनी में फ़र्क। अगर विदेशों में डंका बज रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है तो राशन बांटने की नौबत कहाँ से आ रही है? अगर लोग इतने सक्षम हो गए हैं तो फिर वो 5 किलो राशन का डंका क्यों पीट रहे हैं कि हम 5 किलो राशन अगले 5 सालों तक फ्री देंगे? अगर भारत इतना मजबूत हो गया, इतना विकसित हो गया है मोदी जी के नेतृत्व में, तो 5 किलो राशन देने की नौबत तो आनी नहीं चाहिए। फिर तो लोग अपना सक्षम हो गए हैं, अपना करेंगे और खाएंगे, उतनी उनकी इनकम हो गई है, उनको फ्री राशन की ज़रूरत नहीं है। किसी भी देश का विकास 4-5 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। देश की शिक्षा पर, देश के स्वास्थ्य पर, देश की सुरक्षा पर और देश के रोज़गार पर। रोज़गार में मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। आप देख लीजिए, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई हो, कोई संस्थान नहीं खड़े किए हों। शिक्षा को ले लीजिए, शिक्षा की स्थिति ऐसी कर दी है, एक शिक्षा नीति इन्होंने बनाई है, उस शिक्षा नीति के तहत इन्होंने बोल दिया कि जिस इस सरकारी स्कूल में 3000 बच्चे नहीं होंगे उनके बंद कर दिया जाएगा। क्यों बंद कर दिया जाएगा भाई? उनमें बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? इस पे कोई ध्यान नहीं है कि बच्चे कैसे सरकारी स्कूल में आए, कैसे उनका विश्वास बढ़े कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है। तो प्राइवेट स्कूल भी तो बना रखे हैं, इतने अच्छी पढ़ाई है उनमें, और फीस भी कम हो रखी है भाजपा के टाइम में। सबसे बड़ी बात है सिलेबस भी सस्ता किया है। सिलेबस आप देख लीजिए जाके, अभिभावकों से जाके पूछिए आप, सिलेबस पे 4 गुना GST बढ़ा रखा है। महंगाई इतनी है कि जो ड्रेस उनको 200 रुपये में मिलती थी आज 800 रुपये में मिल रही है। जो किताबें का जो उनका सिलेबस था, जहाँ 1500 रुपये का आता था आज 7-7, 8-8 हज़ार का आ रहा है। कौन सी सस्ता कर दिया है उन्होंने? एक भी चीज़ कोई सस्ती नहीं की है। लोग महंगाई के मारे त्राही त्राही कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे महंगाई है, हर एक चीज़ से लोग परेशान हैं। सैनिक की बात आपने करी है, तो अग्निवीर जैसी जो योजना चलाई है उससे कई हजार युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। अग्निवीर के तहत फौज में जाएंगे और अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी आर्मी की, तो वो रोज़गार नहीं था क्या? उसमें पेंशन भी मिलती थी, वो लंबे समय तक ये रोज़गार था, और 2 साल की तो ट्रेनिंग होती थी, और लगातार अग्निवीर योजना की आप बात कर रहे हैं। अग्निवीर योजना में जब पहले हमारे देश में आर्मी में भर्ती होते थे लोग, तो 4 साल की ट्रेनिंग होती थी। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब जवान पककर तैयार हो जाता था, दूसरे देश की जो आर्मी है, जो कमांडो है, उनको लोहा लेने के तैयार हो जाता था, तो तब उसको बॉर्डर पर भेज दिया जाता था। आज क्या है? आज तुरंत भर्ती कर रहे हैं, तुरंत 1 साल की ट्रेनिंग के बाद तुरंत उसको बॉर्डर पर मरने के लिए भेज रहे हैं। तो किस बात के लिए लड़ाई लड़ेगा वो? 4 साल के बाद फिर घर आ जाएगा वापस। कितना क्या करेगा वो, उसका आगे का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में कोई सोचने वाला है नहीं है। आगे का भविष्य तो ये है ना कि 4 साल के बाद अगर जो आता है घर पे, जो उसको पैसा मिलेगा वहाँ से, तो उस पैसे में अपना रोजगार भी कर सकता है, या और कहीं उसे नौकरी मिल सकती है।
देखो, आर्मी में जो बच्चे हमारे देश के जाते हैं उनका सपना पैसा कमाने का नहीं होता है। उनका सपना होता है देश की सुरक्षा के लिए सेवा करें। उसमें अपने देश पे जान निछावर करने के लिए लोग जो है आर्मी की तैयारी करते हैं। पैसा कमाने के लिए जाते ही नहीं है वहाँ। पैसा कमाने के लिए जाते तो और बतेरे ऑप्शन है उनके पास, लेकिन नहीं, देश सेवा के लिए आर्मी में जाता है। अगर पैसा कमाने के लिए जाएंगे लोग तो 4-4 साल के बाद तमाम तरीके की वो चलता तो है कि आज खुफिया लोगों ने जो है आज यहाँ से सूचना लीक कर दी, आज वहाँ से लीक कर दी, तो उस तरीके का भी खतरा मंडरा जाएगा अगर पैसे के लालच में लोग आर्मी में जाएंगे तो। जी नेत्रपाल जी, आपने स्वास्थ्य की बात करी है। स्वास्थ्य के उसमें अगर तो देखा जाए आयुष्मान कार्ड योजना, ठीक है, फिर जो मेडिकलों में दवाई सस्ती है और अलग से मोदी जी के मेडिकल स्टोर और है आयुष मेडिकल स्टोर, तो बहुत सस्ती दवाई रीजनेबल रेट पे कि एक गरीब से गरीब आदमी भी उसको खरीद सकता है। फिर आप स्वास्थ्य पे भी एलिगेशन उठा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य भी हमारी चरमराई भी है, जबकि स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। देखिए, मैं अगर बात करूँ स्वास्थ्य की, तो हमारे देश में एक महामारी आई जिसको कोरोना के नाम से जानते हैं। कोरोना में कितना बुरा हाल लोगों का हुआ। उनको समय पे ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग तड़प तड़प के मर गए देश में। एक पैदल चल चल के हज़ारों किलोमीटर तक लोग पैदल चले। अगर कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए अगर 100 बसें भेजी तो उनको भाजपा सरकार ने रिजेक्ट करके उनको बंद कर दिया, उनको पैदल मरने के लिए भेज दिया। और मोदी जी दूसरी तरफ कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज़ में बैठाएंगे, उनको बसों में बैठने तक नहीं दिया जा रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज़ में बिठाएंगे। तो इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। मैं बार बार वही बात तो कांग्रेस के टाइम पे भी खसरा जैसी बीमारी आई थी, उसमें भी काफ़ी लोग मरे हैं, और लेकिन कोरोना में वैक्सीन तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगी है ना। वैक्सीन फ्री और कॉस्ट लगी है वो ठीक है बात। कांग्रेस के समय में क्या तमाम तरीके की पोलियो की खुराक को फ्री में नहीं मिली है क्या? आज पोलियो मुक्त भारत नहीं हुआ है क्या? उन्होंने कोई डंका बजाया क्या अपना कि भाई हमने जो है फ्री में जो है लोगों को वैक्सीन दी है, पोलियो की खुराक दी है? पोलियो का जो टीका लगता था, हैजे का टीका लगता था, हेपेटाइटिस बी का टीका लगता था, ये सारे मुफ्त में चलते थे। कभी कांग्रेस पार्टी ने इनका प्रचार नहीं किया है। तो आप कांग्रेस 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 कर रहे हैं। नेत्रपाल जी, कहा जाता है दलितों की जो पार्टी है वो बहुजन समाजवादी पार्टी है, यानी कि मायावती आपकी मसीहा है, और आप मसीहा मान रहे हैं राहुल को, क्यों? देखिए, बहन जी का हम सम्मान करते हैं। बहन जी ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अच्छा उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन इस समय देश की राजनीति में बहन जी चुपचाप जो उनका चुप रहना है वो दलित समाज को कहीं ना कहीं खल रहा है कि तमाम तरीके के अधिकार लूटे जा रहे हैं। स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी गई है। SC ST पे आपने देखा है कुठाराघात हुआ है। 2 अप्रैल में कितने लोग शहीद हुए हैं। बड़ा आंदोलन दलितों को करना पड़ा। इसके बाद संविधान पे रोज़ हमले हो रहे हैं। वो सबसे बड़ी दौलत जिस चीज़ को समझते क्या हैं। ऐसे कारण है कि मायावती जी बिल्कुल मौन साध गई है, दलितों की तरफ उनका ध्यान नहीं है? क्योंकि जहां कांग्रेस की सरकार होती थी और दलितों पे थोड़ा सा भी अत्याचार बहन जी सबसे पहले आगाज करती थी, लेकिन भाजपा के टाइम पे क्यों आवाज़ बंद? आवाज़ बंद करने के कई कारण हो सकते हैं। आज देख लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या हाल है। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री का देख लीजिए। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को CBI ED तमाम तरीके के उलझनों में डालकर, डर दिखाकर उनको घर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो आदमी आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, और या फिर झारखंड के उनकी जो मंत्री हैं जो जेल में हैं, वो नए राजनीति में आए, नए मंत्री बने, घोटाला करे हैं तो जेल भी जाएंगे, लेकिन जेल जाने से वो डरे नहीं। आज जेल से भी अपनी जो आम आदमी पार्टी की आवाज़ है वो उठा रहे हैं। फिर मायावती जेल जाने से क्यों डर रही हैं? देखिए, वो इस मामले में बहन जी ही ज़्यादा अच्छे जवाब दे सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलितों को अनाज छोड़ दिया? अभी तो अनाथ की तरह ही ये घूम रहे हैं। अब इनको देखना यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रोज़ बयान दे रही है कि हम इस संविधान को बदलेंगे, दृष्टि दलित समाज की केवल उस पर है कि एक ही जो मसीहा इनके पैदा हुए हैं दलित समाज के, अंबेडकर साहब, जो उन्होंने इनको आशीर्वाद रूपी संविधान जो दिया है, आज भी उनके दिलों में जिंदा है। आज भी उसी की वजह से हम लोगों को ये सारे अधिकार मिल रहे हैं। कहीं अगर वो जिस तरीके की मानसिकता इनकी चल रही है वो हट गया हाथ से, वो चला गया,
तो हम कहीं वोट डालने के अधिकारी न रहें, चुनाव लड़ने के। और पैदा हो रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। अगर संविधान ही देश में नहीं रहेगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मायावती जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी, तमाम नेता जो हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर देश में संविधान नहीं रहेगा। दलितों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना चंद्रशेखर जी, फिर दलित उनके साथ क्यों नहीं? देखिए, दलितों की लड़ाई चंद्रशेखर के साथ साथ बहुत सारे नेता लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ रहे हैं। देश में तमाम नेता हैं जो दलितों की आवाज़ उठाते हैं। सब लोग दलित अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ रहे हैं। दलित हर समय पे, हर स्थिति में देखकर सबको अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी वो लेता है और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता है, ऐसा नहीं है। 2024 चल रहा है, लोकसभा का चुनाव है, तो दलित किसके पाले पे जाने वाला है? भाजपा के, कांग्रेस के, या बहुजन के, या फिर भीम आर्मी के? हालांकि लोकसभा हरिद्वार में तो भीम आर्मी नहीं है, पर और जगह तो हैं, तो किसके पाले में जा रहा है? देखिए, दलित समाज को ये बाली बाती ज्ञान हो चुका है कि अगर देश में संविधान जिंदा रहेगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा, तो उनकी आवाज़ कहीं भी रखी जा सकती है। मायावती भी दोबारा पैदा हो सकती है, चंद्रशेखर भी दोबारा पैदा हो सकते हैं अगर देश में संविधान जिंदा रहेगा। अगर देश में संविधान ही जिंदा नहीं रहेगा तो मैं ये मानता हूँ कि हम बड़े नेता तो क्या पैदा करेंगे, हम गांव के प्रधान भी पैदा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से रिजर्व सीटों पर भी एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की गंगानगर सीट से एक जनरल कैटेगरी के लोगों को टिकट दिया है। गंगानगर सीट से वहाँ एक महिला को खड़ा किया है उन्होंने। पहले ये घटनाएं जो है छुटपुट हुआ करती थी। हो सकता है प्रधान उस सीट का परिसीमन हो गया हो, जनरल सीट हो गई हो। जनरल नहीं, वो एससी की महिला को लाकर वहाँ जनरल की के लोग हैं वो, उन्होंने एससी की महिला को लेके आए और उसको टिकट दे दिया है। अब अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी, जनरल कैटेगरी के लोगों के यहाँ एससी की महिला को लाकर उनको टिकट देकर उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, तो एससी का प्रतिनिधित्व कहाँ रहेगा? एससी का प्रतिनिधित्व तो खत्म हो जाएगा। वो एससी की आवाज़ उठाने वाले लोग तो वहाँ संसद में नहीं जा पाएंगे, तो कौन इनकी आवाज़ उठाएगा, कौन इनके अधिकारियों को लड़ाई लड़ेगा? प्रश्न यहाँ भी खड़ा। अभी वही है कि किसके पाले में इस समय पूरे दलित समाज की निगाह संविधान को बचाने में है। और ख़ासकर हरिद्वार सीट की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार सीट पे दलित समाज देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को के मंसूबों को अगर नाकाम करना है, भारतीय संविधान को अगर बचाना है, तो कांग्रेस के पाले में जाने के लिए तैयार बैठा है दलित समाज के लोग। यानी कि इस बार दलित समाज जो है कांग्रेस, आपने अभी हरिद्वार लोकसभा की बात करी है, हरिद्वार लोकसभा की है, ये पूरे भारत की है? पूरे भारत में ही जहाँ जहाँ भी दलित समाज के लोगों का वोट परसेंटेज है, वो भारतीय संविधान को बचाने के लिए अपना वोट करेगा। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दलित समाज के नेता नेत्रपाल, जिन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया है कि जो संविधान को बचाने के लिए बात करेगा हम उसके साथ हैं। यानी कि इस बार दलित समाज जो है कांग्रेस के पाले पे जा रहा है। तो इसी तरीके के खास शख्सों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।